केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि है इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डिफ्यूजन, स्टेट्स ऑफ मैटर, रिजिड एंड फ्लूइड, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, latent heat of vaporization and fusion, sublimation, evaporation and cooling effect। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी पदार्थ हमारे आसपास। तो पदार्थ होता क्या है, चलिए देखते हैं। कुछ भी जिसके पास स्थान यानी जगह और द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो इस ब्रह्मांड के सभी वस्तु और सभी तत्व जिससे ये ब्रह्मांड बना है सब पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ के उदाहरण हम देखेंगे, जैसे पेंसिल, कलम, टेबल, हमारा खाना, कपड़े जो हमने पहने हुए हैं और हमारे घर के दीवारें, सभी अपने आसपास के वस्तु पदार्थ कहलाते हैं। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ की संरचना। इन एंशियंट टाइम अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेज carried on our religious books and scriptures, the Indian philosophers stated that matter is made from 5 constituents of tattvas, that is Panch Tattva, that are Agni, Akash, एयर, अर्थ, वाटर। मतलब पुराने समय की बात है, हमारे भारतीय विद्वानों के द्वारा धार्मिक पुस्तकों और शास्त्रों के अध्ययन और शोध करने के बाद उनका कहना था कि मैटर्स यानी पदार्थ 5 तत्वों के बने हुए होते हैं, जो कि हैं फायर, आग, एयर, वायु, वाटर, जल, लैंड, भूमि, स्काई, आकाश। Modern scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार मैटर यानी पदार्थ को 2 हिस्से में बांटा जा सकता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों और रासायनिक प्रकृति यानी केमिकल नेचर के अनुसार। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली। और इस लेक्चर में हम पदार्थ के भौतिक गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार डिस्कस करेंगे यानी अध्ययन करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पदार्थ की मुख्य रचना अणु है यानी पार्टिकल्स है। सभी पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते हैं तो आखिर में हमें यही छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं यानी यही छोटे छोटे कण मिलते हैं। इसीलिए हम यह कह सकते हैं सभी पदार्थ अणु यानी कण से बने होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ऑल मैटर कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। These particles have some common characteristics. These characteristics are laid down in a theory called kinetic theory of matter। यानी सभी मैटर छोटे छोटे कणों से बने हुए होते हैं और इस कणों के बीच में कुछ समान गुण होते हैं। इसी गुणों को एक थ्योरी में लिखा गया है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहता है ऑल मैटर्स कंप्राइजेस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने हैं। These particles have स्पेस इन बिटवीन देम, और सभी कणों के बीच में जगह होते हैं। द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, और सभी कण लगातार घूमते रहते हैं। द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को सभी कण आकर्षित करते हैं। और इनके डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पदार्थ के कणों के बीच में जगह होती है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। दीज पार्टिकल्स हैव स्मॉल स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे खाली जगह होते हैं। दीज स्पेस आर इनविजिबल टू नेकेड आई, और ये खाली जगह हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बट पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर कैन गेट बिटवीन दिस स्पेस विदाउट इंक्रीज इन वॉल्यूम, लेकिन दूसरे पदार्थ के कण उस खाली स्थान को भर सकते हैं बिना किसी वॉल्यूम बढ़ाए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, अर्थात पदार्थों के कण निरंतर घूमते रहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर मूव कंटिन्यूसली। पदार्थों में मौजूद कण यानी पार्टिकल्स लगातार घूमते रहते हैं।
The particles of matter shown three types of motion. और particles of matter तीन प्रकार के गति को दिखाते हैं. Translatory motion, when particles move in straight lines, changing direction without loss of energy on colliding with another particle or the wall of container, the motion is called translatory motion. Translatory motion is maximum in gases and the least in solid when compared to liquids. यानी जब पार्टिकल्स यानी कण एक सीधी रेखा में घूमते हुए अपनी दिशा बदल लेते हैं किसी दूसरे पार्टिकल या कंटेनर के दीवारों के टकराहट के कारण बिना किसी ऊर्जा खोए हुए, तो वह गति ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है. यह गति सबसे ज़्यादा गैस में और सबसे कम सॉलिड में लिक्विड के तुलना में होता है. रोटेशनल मोशन, when particles move around their own axis, the motion is called rotational motion. This motion is similar to the rotation of Earth around its axis. Rotational motion will be high in gases and liquid. यानी यह गति ठीक पृथ्वी के अपनी एक्सिस पे चारों ओर चक्कर लगाने के समान होती है. रोटेशनल मोशन सबसे अधिक गैस और लिक्विड के कणों के बीच में होता है. वाइब्रेशनल मोशन, when particles have a to and fro motion about a mean position, the motion is called vibrational motion. यानी जब पार्टिकल्स अपने ही निश्चित जगह से सिर्फ आगे पीछे गति करते हैं तब उनका यह गति वाइब्रेशनल मोशन कहलाता है. This motion is maximum in solids as particles are held in a rigid structure. और वाइब्रेशनल मोशन सबसे अधिक सॉलिड में होता है उनके रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स के कारण. अब पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित या खींचते रहते हैं. द फोर्स विथ विच दे अट्रैक्ट ईच अदर वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर, यानी जिस बल से वे एक दूसरे को आकर्षित या खींचते हैं यह बल पदार्थ से पदार्थ बदलता रहता है. इन सम काइंड्स ऑफ मैटर, वेस्ट पेपर, मैटस्टिक, the force is small as we can tear or break them easily. In other kinds of metal like iron nail, the force is large as we cannot break them easily. मतलब किसी एक मेटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम खिंचाव या तनाव होता है जिससे वह कमज़ोर बन जाता है, जिससे हम आसानी से तोड़ या मरोड़ सकते हैं. लेकिन वहीं पे किसी और मेटर के कणों में अधिक बल या तनाव होता है जिसके कारण उसका खिंचाव नहीं हो सकता और जिसके कारण उसे मजबूती मिलती है. अब पढ़ेंगे डिफ्यूजन. डिफ्यूजन को आसान शब्दों में कहें तो डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर विच इज़ बेस्ड ऑन मोशन. यानी डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है या यह कह सकते हैं एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो उसके पार्टिकल्स के मोशन पे डिपेंड यानी निर्भर करती है. क्योंकि पार्टिकल्स वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं इसलिए चीज़ें अपने आप मिक्स हो जाती हैं. डिफ्यूजन तीनों स्टेट में होता है, यानी सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है. अब पढ़ेंगे डिफ्यूजन इन गैसेस. डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट. दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन गैसेस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शंस. यानी गैस में डिफ्यूजन बहुत ही तेज़ी से होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स चारों दिशा में बहुत तेज़ी से गति करते हैं. अब इसके एक एग्जाम्पल हम देखते हैं. द लीकेज ऑफ कुकिंग गैस LPG in our home is detected due to the diffusion of strong smelling substance ethyl metane present in the cooking gas into air. मतलब और हमारे किचन में कभी भी गैस लीक करने लगता है तो उसकी स्मेल हमें तुरंत ही मिलती है या हम दूर पे भी रह कर यह महसूस कर सकते हैं कि कहीं हमारे घर में या कहीं और गैस लीक करे क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से गति करते हैं. अब पढ़ेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड्स. Diffusion in liquids is slower than that in gases. This is because particles in liquids move slower as compared to the particles in gases. यानी लिक्विड्स में डिफ्यूजन धीमे से होता है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के मुकाबले लिक्विड्स के पार्टिकल्स बहुत धीरे गति करते हैं. डिफ्यूजन इन सॉलिड्स. डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. यानी सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत ही धीमी गति से होता है और यह कह सकते हैं डिफ्यूजन सॉलिड धीमा प्रोसेस होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ टू मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टुगेदर टाइटली एंड केप्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ फ्यू ईयर्स देन द पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर फाउंड टू हैव डिफ्यूज इनटू अदर मेटल. अगर दो धातुओं के टुकड़े को नज़दीक कस के साथ में बांध कर छोड़ दिया जाए कुछ सालों के लिए तब हम पाएंगे कि
धातु के कण आपस में यानी एक दूसरे में ही मिल चुके हैं। If we write something on a blackboard and leave it unclean for considerable period of time, say at least 10 to 15 days, we will find that becomes quite difficult to clean blackboard afterward. This is due to the fact of some particles of chalk have diffused into the surface of blackboard. Gases diffuse very rapidly. The rate of diffusion of gas varies inversely as the square root of its density. यानी अगर आप ब्लैकबोर्ड पे चौक से कुछ लिखेंगे, मानो आपने डिफ्यूजन लिखा है और उसे 10 से 15 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। 15 दिनों के बाद अगर आप उसे साफ करेंगे तो देखेंगे कि वह लिखा ही रह जाएगा, वह आसानी से साफ नहीं होगा। इसका यह कारण है कि चौक के कुछ पार्टिकल्स यानी चौक के कुछ कण ब्लैकबोर्ड के कणों से आपस में मिल चुके हैं। अब पढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहिजन। देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द मैटर विच बाइंड्स देम टुगेदर। यानी पदार्थों के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है जो उन्हें एक दूसरे से बांध कर रखता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और पदार्थों के कणों के बीच में यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही आकर्षण बल कोहिजन कहलाता है। In general, the force of attraction is maximum in the particles of solid matter and minimum in the particles of gaseous matter. यानी ये आकर्षण बल सबसे ज़्यादा पदार्थों यानी ठोस पदार्थों के कणों के बीच में होता है और सबसे कम गैसियस पदार्थ के कणों के बीच में होता है। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, यानी मैटर के कौन कौन से रूप या फॉर्म होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है सॉलिड, जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक और टाइटली पैक होते हैं जो इन्हें ठोस बनाते हैं। दूसरा है लिक्विड, जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से कुछ दूरी पे होते हैं जिसके कारण उनके बीच खाली स्थान बन जाता है। और आखिर में है गैस, जिसके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ही दूरी पे होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, अब आते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड के पास डिफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है, यानी निश्चित आकार और निश्चित वॉल्यूम होता है। दे आर हार्डर देन लिक्विड एंड गैसेस। ये लिक्विड और गैसेस के मुकाबले हार्ड होते हैं। अब आते हैं लिक्विड में। लिक्विड हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप। यानी लिक्विड के पास निश्चित वॉल्यूम तो होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वह उस बर्तन का आकार ले लेते हैं जिस बर्तन में उन्हें रखा गया हो। अब आते हैं गैस। गैसेस हैव नो डिफिनिट शेप और वॉल्यूम। They occupy entire space available to them and take the shape of the container in which they are stored. यानी गैस के पास नहीं निश्चित आकार नहीं निश्चित वॉल्यूम होता, वह उस कंटेनर का पूरा जगह ले लेते हैं जिस कंटेनर में उन्हें रखा गया हो। डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इस चार्ट में हम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में क्या डिफरेंस यानी क्या अंतर होता है इसमें मेंशन किए हैं। ये कुछ मुख्य अंतर होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में, आप इन्हें देख सकते हैं। अब पढ़ेंगे रिजिड एंड फ्लूइड। रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, अर्थात रिजिड का मतलब वह वस्तु जो लचीला या जिसे मरोड़ा नहीं जा सके। अ स्टोन इज रिजिड बिकॉज इट इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। एक पत्थर रिजिड यानी ठोस इसलिए होता है क्योंकि वह लचीला नहीं होता और उसे हम मरोड़ नहीं सकते। Fluid means a material which can flow easily and requires a vessel or container to keep it. फ्लूइड का मतलब एक वस्तु जो आसानी से बह सकता है और उसे रखने के लिए किसी बर्तन या कंटेनर की आवश्यकता या ज़रूरत होती है। A solid is a rigid form of matter. यानी एक सॉलिड ठोस पदार्थ का एक कठोर रूप होता है। Due to their rigidity, solids have a tendency to maintain their shape and subjected to outside force. अपनी इसी कठोरता के कारण सॉलिड के पास क्षमता होती है कि वह अपने आकार को बनाए रखे किसी भी बाहरी बल के विरुद्ध भी। Thus the main identifying characteristics of solid is their rigidity. और इस तरह से सॉलिड यानी ठोस वस्तुओं का एक मुख्य गुण रिजिडिटी होता है जो बाकियों से अलग करता है। Solids do not require a container to keep them. ठोस के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है किसी भी कंटेनर में रखने की। A brick and a log of wood are two common solids. सॉलिड के मुख्य एग्जाम्पल यानी उदाहरण ब्रिक्स यानी ईंट
लॉग ऑफ वुड यानी लकड़ी के टुकड़े होते हैं। अब पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर और बोथ कैन चेंज मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। यानी बदलते तापमान और दबाव दोनों ही पदार्थ के एक फिजिकल स्टेट को दूसरे फिजिकल स्टेट में बदल सकते हैं। चेंजिंग अ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड में बदलना मेल्टिंग कहलाता है। चेंजिंग अ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड को लिक्विड में बदलना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। चेंजिंग अ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। लिक्विड को गैस में बदलना वेपराइजेशन कहलाता है। चेंजिंग अ गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है। चेंजिंग अ सॉलिड टू गैस डायरेक्टली इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और सॉलिड का डायरेक्टली गैस में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है। अब पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ टेम्परेचर इन टू वेज। यानी हम पदार्थ के फिजिकल स्टेट को दो तरह से बदल सकते हैं। फर्स्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, पहला यानी तापमान बदलकर। सेकंड बाय चेंजिंग द प्रेशर, दूसरा प्रेशर यानी दबाव बदलकर। By increasing the temperature, a solid can be converted into liquid state and the liquid can be converted into gaseous state and by decreasing the temperature is vice versa। यानी तापमान बढ़ाकर सॉलिड को लिक्विड स्टेट में और लिक्विड को गैसियस स्टेट में बदला जा सकता है, और ठीक इसका उल्टा तापमान घटाकर पुनः इसके पुराने रूप में यानी लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में और गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में पाया जा सकता है। अब पढ़ेंगे मेल्टिंग। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। यानी वह प्रक्रिया जिसमें सॉलिड को गर्म करने पर वह लिक्विड में बदल जाता है उसे मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ द सब्सटेंस। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस तापमान पर कोई लिक्विड पिघल कर लिक्विड यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस तापमान पर कोई लिक्विड पिघल कर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस तापमान पर कोई सॉलिड पिघल कर लिक्विड बन जाता है उसे कहते हैं मेल्टिंग ऑफ द सब्सटेंस। व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड द हीट एनर्जी मेक्स इट्स पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर वाइब्रेसली। यानी जब सॉलिड सब्सटेंस मतलब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तब हीट एनर्जी के कारण उसके पार्टिकल्स और अधिक कंपन करने लगते हैं। At the melting point, the particles of a solid have sufficient kinetic energy to overcome the strong forces of attraction holding them in fixed positions and break them to fall small groups of particles। यानी मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड के पार्टिकल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वह आकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके जो उन्हें फिक्स पोजीशन में रखती है, और इस प्रकार सॉलिड पिघलकर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। अब पढ़ेंगे कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन वेयर अ गैस इज कूल्ड इनफ। यानी वह प्रक्रिया जिसमें किसी लिक्विड को अधिक ठंड करने के बाद वह लिक्विड से गैस में बदल जाता है। सो व्हेन स्टीम और वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। यानी इसीलिए जब स्टीम मतलब भाप ठंडा करने के बाद लिक्विड में बदल जाता है तब उसे कंडेंसेशन ऑफ स्टीम कहते हैं। इट इज़ द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन। यह ठीक वेपराइजेशन के उल्टा होता है। अब पढ़ेंगे फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड सॉलिडिफिकेशन इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी वह प्रक्रिया जिसमें लिक्विड को ठंडा करने पे वह सॉलिड में बदल जाता है उसे फ्रीजिंग कहते हैं। When a liquid is cooled, its particles loses energy due to which they move slowly। यानी जब लिक्विड को ठंडा किया जाता है तब उसके कण यानी पार्टिकल्स अपना एनर्जी खो देते हैं जिसके कारण वह धीरे धीरे घूमते हैं। If the liquid is cooled enough up to freezing point, each particle stops moving and vibrates about a fixed position। At this stage, the liquid freezes and becomes a solid। मतलब
अगर लिक्विड अपने फ्रीजिंग पॉइंट तक ठंडा हो जाता है तब इसके हर एक कणों का घूमना रुक जाता है और एक ही पोजीशन पे वे कंपन करने लगते हैं। तब लिक्विड जमकर सॉलिड बन जाता है। फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, यानी फ्रीजिंग मेल्टिंग का ठीक उल्टा होता है। अब पढ़ेंगे बॉइलिंग, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग, यानी वह प्रक्रिया जिसमें लिक्विड सब्सटेंस गर्म होने पे जल्द ही वो गैस में बदल जाता है उसे कहते हैं बॉइलिंग। The point of temperature at which a liquid boils and changes rapidly into a gas atmospheric pressure is known as boiling point of a liquid, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तापमान का वह बिंदु जिस पे लिक्विड जल्द ही गर्म होने के बाद वह सीधा गैस में बदल जाता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ द मैटर, यानी स्टेट ऑफ मैटर में प्रेशर किस प्रकार से बदलाव लाता है। मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंसेस, यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं और एक दूसरे से कम कम दूरी पे होते हैं। इन द सॉलिड स्टेट द इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर वेरी स्मॉल, सॉलिड स्टेट में कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। इन द लिक्विड स्टेट द इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंसेस आर अ लिटिल मोर देन इन सॉलिड्स, लिक्विड स्टेट में कणों के बीच की दूरी सॉलिड स्टेट के मुकाबले अधिक होती है। In the gaseous state, the interparticle distances are the largest when compared to the liquid or solids, यानी गैसियस स्टेट में कणों के बीच की दूरी बाकी दोनों स्टेट यानी सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले बहुत अधिक होती है। Higher the melting point of a solid substance, greater will be the force of attraction between its particles, यानी सॉलिड सब्सटेंस के पास जितना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही उनके कणों के बीच में आकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही होगा। For example, the melting point of iron metal is very high, which tell us that the force of attraction between the particles of iron is very strong. उदाहरण के लिए लोहा का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, वह बताता है कि उनके कणों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल बहुत मजबूत है यानी बहुत अधिक है। नोट, while pressure will not have an effect to change the physical state of a solid, but increasing pressure in gas can bring the particles closer together so as to liquefy the gas. हालांकि सॉलिड के फिजिकल स्टेट पे दबाव यानी प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पे गैस के पार्टिकल्स नज़दीक आने के कारण वह लिक्विड से गैस में बदल जाते हैं। Decrease pressure over the surface of a liquid helps in vaporizing a liquid, यानी लिक्विड के सरफेस यानी सतह पे प्रेशर को घटाने से लिक्विड को वेपर होने में मदद मिलती है यानी आसानी होती है। अब पढ़ेंगे लेटेंट हीट, हीट which required by substance to change its state without raise of its temperature. It is called latent heat or hidden heat because it becomes hidden in the substance undergoing the change of state and does not show its presence by raising the temperature, यानी नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, दो तरह के लेटेंट हीट होते हैं। पहला होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड टू लिक्विड, it is the quantity of heat in joule which is required to convert unit mass or 1 kg solid into liquid form without raising temperature, यानी वो हीट एनर्जी जो 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सके उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के अपने अपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होते हैं। So latent heat of fusion of ice is 3.34 into 10 to the power 5 जूल पर kg। आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर kg। अब पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास और 1 kg लिक्विड इन वेपर्स फ्रॉम विथाउट रेज इन टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी जितनी हीट एनर्जी 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट पे, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
If the liquid freezes to form a solid and steam condenses to form water, an equal amount of latent heat of fusion and vaporization respectively will be given out by the substances. यानी जितना latent हीट ऑफ फ्यूजन किसी लिक्विड को सॉलिड बनने में लगता है, ठीक उतना ही अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगता है किसी भी भाप को वाटर में बदलने में। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी सभी पदार्थ के अपने अपने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होते हैं। अब पढ़ेंगे सब्लिमेशन। द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। मतलब किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करने पे वह सीधा वेपर में यानी वाष्प में बदल जाता है और वाष्प को ठंडा करने पे सॉलिड में बदल जाता है, तो वो सब्लिमेशन कहा जाता है। द कॉमन सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन आर अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेपथलीन एंड एंथ्रेक्सिन एक्सेट्रा। सब्लिमेशन के ये सारे कुछ मुख्य उदाहरण हैं: अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, camphor, naphthalene, and anthracene. Another example of sublimation is provided by solid carbon dioxide, which is commonly known as dry ice. सब्लिमेशन के हम कोई और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सॉलिड रूप में रहता है और हम इसे ड्राई आइस से भी कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस सब्लाइम टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी सॉलिड रूप में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सब्लाइम होने के बाद अपने गैसियस स्टेट में यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में आ जाता है। इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण। इवापोरेशन इज द phenomenon in which a liquid changes to gaseous state below its boiling point। यानी वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक लिक्विड अपने स्टेट को बदलकर गैसियस स्टेट को पा जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। अब देखते हैं हम वेपर। अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर एट विच नॉर्मली इट इज सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड वेपर। यानी कोई भी मैटर जो सॉलिड लिक्विड के स्टेट में है और वो रूम टेम्परेचर पे आने पे वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा, तो वो क्या कहलाएगा? वेपर। और एग्जाम्पल में जैसे कैम्फर, नेपथलीन, ये दोनों सॉलिड के स्टेट हैं, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ये अपने स्टेट चेंज कर लेते हैं डायरेक्टली क्या? गैस स्टेट में। कूलिंग इफेक्ट, शीतलन प्रभाव। अब हम देखेंगे वाष्पीकरण किस प्रकार से शीतलन प्रभाव के लिए जिम्मेवार है, यानी हाउ डज इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। जब कोई तरल पदार्थ यानी लिक्विड भाप बनता है तब वह अपनी ऊर्जा को खोने लगता है, जिससे वह शीतल या ठंड होने लगता है, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा अपने आसपास के वातावरण में खो देता है और इस प्रकार से कोई भी लिक्विड यानी तरल पदार्थ ठंडा हो जाता है। इस प्रभाव का उपयोग हम अपनी निजी ज़िंदगी में देखते हैं। गर्मियों के दिन में कूलर से ठंडी हवा आना इसका अच्छा उदाहरण है।